अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरा आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो वैक्यूल पे है और मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर माइक्रो बॉडीज पे कंप्लीट किया था। माइक्रो बॉडीज के मुतालिक बोला था और माइक्रो बॉडीज में मैंने पहला लेक्चर अपना पेरोक्सिसोम पे दिया, दूसरा लेक्चर मैंने अपना ग्लाइक्सोसोम पे दिया। आज जो मेरा पिछला लेक्चर था वो ग्लाइक्सोसोम पे मैंने आप लोगों को दिया और ये बताया कि ग्लाइक्सोसोम क्या है, उसको ग्लाइक्सोसोम कहा क्यों जाता है और किस वजह की बुनियाद पर उसे ग्लाइक्सोसोम कहा जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल उसमें वकूअ पजीर होता है, इस वजह से उसे ग्लाइक्सोसोम कहा जाता है। और ये भी बताया कि किस तरह फैटी एसिड्स जो हैं, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स जो हैं, उनको जो है कैटाबोलाइज किया जाता है, उनको सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह उसकी ब्रेकडाउन की जाती है, बीटा ऑक्सीडेशन की जाती है और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद उसे एसिटल को ए में कन्वर्ट किया जाता है। फिर किस तरह एसिटल को ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके एंड प्रोडक्ट जो है वो सक्सिनेट बनाता है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट थी वो सक्सिनेट था और सक्सिनेट जो है इसके बाद जो मजीद प्रोसीजर है वो ग्लाइक्सोसोम में वकूअ पजीर नहीं होता और वो लिपिड रिच सीड में पाया जाता है। कौन? ग्लाइक्सोसोम, और एनिमल्स में नहीं पाया जाता। बाहर आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक वैक्यूल पे। इस पे बात करने जा रहे हैं, वैक्यूल पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो दोस्त स्टूडेंट्स नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन की शक्ल में इतला मिलती रहेगी, ताकि बर वक्त आप मेरा हर आने वाला न्यू लेक्चर्स जो है वो सुन सकें और उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो लेक्चर पसंद आए, तो ज़रूर उसको लाइक करें और लाइक करने के बाद उसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल की सब्सक्रिप्शन भी हो सके। तो टॉपिक क्या है हमारा? वैक्यूल। कौन सा टॉपिक है हमारा जी? वैक्यूल है। वैक्यूल पे बात करने जा रहे हैं। वैक्यूल एक ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। क्या मैंने बोला है? वैक्यूल एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि दोनों सेल्स में पाया जाता है। दोनों सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वैक्यूल, दूसरे सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्योंकि मैं एक डिफरेंशिएशन देने जा रहा हूं, एक पॉइंट को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं कि ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। प्लांट सेल में आपको पता है कि सेल के मरकज में, उसके सेंट्रल पोजीशन में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल की कंडीशन ये है कि ये अगर मैंने एनिमल सेल बनाया है तो देखें उसके दरमियान में न्यूक्लियस पाया गया है और वैक्यूल उसकी साइड पे मौजूद है। दरमियान में सेंट्रल पोजीशन पे कौन विराजमान है? न्यूक्लियस, और उसके साइड पे कौन? वैक्यूल मौजूद हैं। और एक वैक्यूल नहीं, छोटे छोटे काफी सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में भी छोटे छोटे काफी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक मैच्योर प्लांट में, उसके सेल में एक लार्जर किस्म का, लार्जर किस्म का एक वैक्यूल मौजूद होता है जो कि सेंट्रल पोजीशन पर मौजूद होता है, सेंटर में मौजूद होता है जैसे ये मैंने बनाया है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड पे पड़ा होता है। न्यूक्लियस साइड पे होता है और वैक्यूल जो है वो दरमियानी पोजीशन में मौजूद होता है। कहां पे? प्लांट के सेल में। प्लांट के सेल में वैक्यूल जो है वो दरमियान में है, बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद है, और उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसे थोड़ा साइड पोजीशन पे जाना पड़ता है। न्यूक्लियस को
साइड पोजीशन पे जाना पड़ता है क्योंकि वैक्यूल दरमियान में। अब इस वैक्यूल को कब दरियाफ्त किया गया? जमाना था 1979 का। 1979 का जमाना था जब बोलर एंड कैंडी ने इसे दरियाफ्त किया, और उसने इन लोगों ने दरियाफ्त करने के बाद ये कहा कि ये वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब मैंने यहां पे स्टोरेज पर्पस भी कहा, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए भी कहा। मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट सेल को चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो सेल की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो सेल के जरूरत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को भी ये स्टोर करता है और उन चीजों को भी स्टोर करता है जिसे सेल आफ्टर मेटाबॉलिज्म वेस्ट मटेरियल के तौर पे रखता है और उसे जिस्म से खारिज करना चाहता है, उसे एक्सक्रीट करना चाहता है, तो वो भी वैक्यूल में स्टोर होता है, उसे स्टोर किया जाता है। अब ये स्टोरेज कुछ देर के लिए भी हो सकती है, ये एक लंबे अरसे के लिए भी स्टोरेज हो सकती है। मतलब ये कि वो मॉलिक्यूल जिसमें स्टोर हुए जा रहे हैं वो सम टाइम के लिए भी, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाए फिर उसको बाद में इस्तेमाल किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि वेस्ट मटेरियल को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाए और उसको जैसे ही जरूरत पड़े जिस्म से एक्सक्रीट कर दिया जाए, उसे जिस्म से निकाल दिया जाए। ये तो वो शॉर्ट टाइम के लिए है, एक लंबे अरसे के लिए। अब लंबा अरसा कितना? दिन हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, इवन ईयर्स भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। तो तब तक भी वैक्यूल्स को स्टोर किया जा सकता है, वैक्यूल में जो खुराक जो मटेरियल मौजूद है उसको स्टोर किया जा सकता है। अब आपके जहन में जरूर क्वेश्चन किया होगा कि भाई दिनों, महीनों और उस पे सालों पे पहुंच गया, ये साल पे पहुंच गया ये शख्स, और ये बोल रहा है कि साल तक इसको स्टोर किया जा सकता है, इसमें मटेरियल को कैसे स्टोर किया जा सकता है मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा बाद में लेक्चर के दौरान। अब ये क्या है कि ये एक इसे क्या कहा जाता है कि ये एक लार्ज किस्म की फ्लूइड फिल्ड वेसिकल है। शुरू में से क्या कहा गया कि लार्ज किस्म की फ्लूइड फिल्ड वेसिकल है। उस वक्त तक ये नहीं पता चला था कि इस फ्लूइड में क्या मौजूद है, क्या इस फ्लूइड में ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जो हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो सकते हैं, या ये सिर्फ जो मटेरियल है वो सिर्फ ये मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता है किसके लिए? स्टोर करने के लिए, या फिर वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करने के लिए ये मटेरियल भी वैक्यूल भी वेसिकल भी इस्तेमाल होती है। बाहर ये एक पॉइंट था जो उनके माइंड में आया, और उसके बाद ये कहा गया कि वो जो मेम्ब्रेन इसको स्टोर करने में इन्वॉल्व है, वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर वो फ्लूइड स्टोर हो रहा है, वो बंद हो रहा है, उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल है तो उसकी मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल है तो ये उसकी मेम्ब्रेन, इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अब वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा गया, ये अपने अंदर कुछ मटेरियल को स्टोर कर रही है। अभी अगर अपने अंदर मटेरियल को स्टोर कर रही है तो एक बात हमें समझ आ गई, ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वैक्यूल, सेल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल पाया जाता है, तो इट मीन दैट कि ये अपनी अंदर जो मटेरियल रखे हुए है ये उसको भी कंट्रोल कर रहा है, उसको होम्योस्टाइज कर रहा है, उसके अंदर जो है वो चेंजेस को बचा रहा है उन चेंजिंग से, उन एनवायरमेंटल फैक्टर से जो सेल के साइटोप्लाज्म में वकूफ पजीर हो रहे हैं। उस सेल के बाहर वाली बात तो बात की है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो चेंजेस वकूफ पजीर हो रही हैं वो टेम्परेचर चेंजेस हैं, पीएच चेंजेस हैं, जो भी है उनको इफेक्ट नहीं होने दे रहा सेल के जो वैक्यूल के अंदर मटेरियल है। क्यों? क्योंकि अगर वैक्यूल के अंदर मटेरियल जिसे हम ज्यादा देर के लिए स्टोर रखना चाहते हैं और वो पीएच जो है वो सेंसिटिव है और पीएच साइटोप्लाज्म में चेंज होती है और अंदर उसे और पीएच चाहिए, तो वो अगर वो इफेक्ट कर जाएगी तो वो मटेरियल जो सेल उसे स्टोर करना चाहता है वो स्टोर उसे नहीं कर पाएगा लंबे अरसे के लिए। ठीक है, बहरहाल हम अब आगे चलते हैं। ये कहा जाता है कि ये वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे हों या बड़े हों, नॉर्मली
ये कहा जाता है कि ये सेल का 30%, मोर देन 30% वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करते हैं। एक सेल का मोर देन 30% वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करते हैं कौन? वैक्यूल्स। और समटाइम लेकिन ये हर सेल में इतना नहीं है, कुछ सेल में ये वेरी भी करता है। कुछ सेल में वो कह रहे हैं कि मिनिमम 5% और मैक्सिमम 90% तक भी ये वेटेज कवर कर रहा है, उसको ऑक्युपाई कर रहा है, उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन ये सेल टू सेल वेरी करेगा। जिस तरह का सेल होगा उसकी मुनासिबत से ये पता चलेगा कि उसमें वैक्यूल उसकी कितने % हिस्सा जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, ये बात हुई। अब आगे क्या है कि शुरू में ये कंसेप्ट किया जाता था, शुरू की बात है कि जब ये कंसेप्ट लिया जाता था कि भाई सेल में 3 चीजें मौजूद हैं। सेल में कितनी चीजें मौजूद हैं? 3 चीजें मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक न्यूक्लियस, एक वैक्यूल, दूसरा वैक्यूल, तीसरा साइटोप्लाज्म। ये मैंने लिखा है न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। 3 चीजें मौजूद हैं सेल के अंदर। ये पहले कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, उसमें ये कहा गया कि 3 चीजें हैं, वैक्यूल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन ये कंसेप्ट ज्यादा देर नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जैसे बाद में दूसरी ऑर्गेनेलिज दरियाफ्त हुई, तो दूसरी ऑर्गेनेलिज दरियाफ्त होने के बाद पता चला कि भाई साइटोप्लाज्म में तो और ऑर्गेनेलिज भी मौजूद है, सिर्फ एक वैक्यूल तो मौजूद ही नहीं है, और ऑर्गेनेलिज भी मौजूद है। तो और ऑर्गेनेलिज के बाद ये पता चला कि भाई इसको जो है वो डिफरेंशिएट किया गया कि भाई ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, ये सेल के साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। ठीक है, बाहर इस चीज को कवर किया गया। अब ये वैक्यूल पैदा कहां से होता है? वैक्यूल जो है वो बनता है या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्जी apparatus से। वैक्यूल जो है ये जो सिंपल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है, ये या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है या फिर बनती है गोल्जी apparatus से। मैं इनका मतलब, दोनों का मतलब पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब ये जो सेल के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है, उस वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को, उस सॉल्यूशन को कुछ बुक्स में ये लिखा गया है, उसको सेल शेप के नाम से जाना जाता है। प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में वो मटेरियल जो वैक्यूल के अंदर पाया जाता है, फ्लूइड मटेरियल जो है वो सॉल्यूशन वाला मटेरियल पाया जाता है वैक्यूल के अंदर, उसे सेल शेप के नाम से जाना जाता है। अब मैंने बोला है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी मौजूद है, इसके अंदर शुगर भी मौजूद है, इसके अंदर साल्ट्स भी डिफरेंट किस्म के मौजूद होते हैं वैक्यूल के अंदर, और इसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। वैक्यूल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, शुगर मौजूद होती है, इसमें साल्ट्स मौजूद होते हैं, इसमें जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, और इसमें एसिड्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो वैक्यूल है इसकी जो पीएच है, अगर हाई से हाई हम देखें कि हाई रेंज में कितनी जा सकती है, तो इसकी पीएच वैक्यूल की अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगी। अब इसकी पीएच कांस्टेंट नहीं रह सकती, आप जानते हैं, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि भाई वैक्यूल एक स्टोरेज ऑर्गेनेली के तौर पे यूज हो रहा है। जैसा मटेरियल स्टोर होगा पीएच तो वेरी करेगी। अब एसिडिक मटेरियल वहां पे स्टोर होता है तो पीएच एसिडिक की तरफ जाएगी, और अगर मटेरियल उसमें जो है वो बेसिक ज्यादा अल्कलाइन मटेरियल ज्यादा स्टोर होता है तो पीएच अल्कलाइन नेचर की तरफ बढ़ेगी। तो इसकी जो है वो अपनी एक महसूस पीएच नहीं है। हाँ, मगर ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा इसकी पीएच जाती भी है तो कितनी हाईएस्ट रेंज तक जा सकती है बेसिक साइड पे, अल्कलाइन साइड पे, तो वो 9 to 10 तक। वैक्यूल की जो पीएच है वो 9 to 10 तक जा सकती है हाई से हाई, और लो से लो ये एसिडिक पीएच में अगर जाएगा, एसिडिक साइड पे जाएगा तो वो 3 pH तक रन करेगा एसिडिक साइड में। अब एसिडिक पीएच इसकी किसकी वजह से हो सकती है? वो इसकी एसिड्स की वजह से हो सकती है जो वैक्यूम के अंदर स्टोर होते हैं, जिनमें सिट्रिक एसिड वगैरह है या उसमें ज़ोलिक एसिड वगैरह मौजूद हैं, तो उनकी वजह से इसकी जो पीएच है वो एसिडिक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या है। हम वैक्यूल्स के फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं, वैक्यूल्स के फंक्शंस पे बात करने जा रहे हैं। तो वैक्यूल्स के फंक्शन क्या है? पहली बात ये है कि मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करता है। हम जानते हैं भाई, देखिए प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं या हम बात कर लेते हैं
उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जिन किंगडम एनिमल से ताल्लुक रखने वाले उस फाइलम की बात कर रहे हैं जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखते हैं, जिनके पास ना तो एक्सटर्नल स्केलेटन है ना उनके पास एंडोस्केलेटन, कोई बोनी स्केलेटन मौजूद है, तो उनके जिस्म के अंदर मौजूद है हाइड्रोस्केलेटन। वो तो उसके जरिए क्या कर रहे हैं, अपने जिस्म को सपोर्ट उनकी मुहैया की जा रही है और उसमें मौजूद है। तो उनकी बात कर रहा हूं, तो उनमें क्या है कि उनमें भी ये वैक्यूल्स वगैरह जो मौजूद हैं, लातदार वैक्यूल्स जो मौजूद हैं, तो उनके अंदर फ्लूइड जो स्टोर हो रहा है, जो लिक्विड मटेरियल स्टोर हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उस लिक्विड मटेरियल के स्टोर होने की वजह से वैक्यूल में टर्जिडिटी आ रही है। और जब वैक्यूल में टर्जिडिटी आ रही है तो क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी बॉडी जो है, वो उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही है और वो मजबूत जो है वो बॉडी के तौर पे नजर आ रही है हमें। अब दूसरी ये चीज है, मैंने बात की है टर्गर प्रेशर की। अच्छा एक एग्जांपल प्लांट की भी दे। तो अब जो नन्हे प्लांट से जिनका स्केलेटन नॉन वुडी है, उनके पास वुडी स्केलेटन नहीं है, वो जब नॉन वुडी स्केलेटन है तो उस वक्त उसके अंदर जो टर्जिडिटी कायम होती है, उसके अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही है, जो उन पौधों को जो स्ट्रेंथ मुहैया कर रहा है, वो वैक्यूल्स की वजह से मिल रहा है। वो वैक्यूल उस स्ट्रेंथ से जिसे फराहम कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस है वो वैक्यूल्स फराहम कर रहे हैं, वो वैक्यूल्स करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये टर्गर प्रेशर, अब देखो वो जो लिक्विड मटेरियल वैक्यूल के अंदर जाएगा, वो उस लिक्विड मटेरियल उसकी वैक्यूल की दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टकराएंगे दीवारों के साथ और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उस प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से उसमें टर्जिडिटी आ जाएगी। उसमें क्या आ जाएगी, टर्जिडिटी आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर कहलाता है और उसे टर्जिडिटी कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर की वजह से या टर्जिडिटी की वजह से भी मेंटेनेंस हो सकती है, उस सेल को जो है मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अब सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा ये वैक्यूल जो है वो स्टोरेज फंक्शन ऑफ द प्लांट वैक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। अब स्टोरेज फंक्शन क्या है, हम स्टोरेज फंक्शन पे बात करने जा रहे हैं। तो वो क्या है, पहली चीज है कि वैक्यूल ऑफ सेल्स स्टोर सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, कि सेल के अंदर जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस आते हैं, उन सब्सटेंसेस को ये स्टोर कर लेता है। उन सब्सटेंसेस को ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर। कौन, वैक्यूल हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने अंदर जो है ये स्टोर कर लेता है। दूसरी चीज कि ये सम वैक्यूल्स, ये कुछ वैक्यूल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स में मौजूद हैं और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स में ये क्या करते हैं, उन स्पेशलाइज्ड सेल में मौजूद होके उसका जो मखसूस मटेरियल है उसको अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पे दी है, जिससे मैंने एग्जांपल दी है कि सेल की, एक प्लांट की जो है वो कौन सी है, जिसे एच ब्रेसिलेंसिस, एच ब्रेसिलेंसिस जो है, मैंने इसको थोड़ा अंडरलाइन शो किया। आपको पता है कि चूंकि साइंटिफिक नेम है तो साइंटिफिक नेम को इटैलिक में लिखा जाता है। मैं यहाँ पे इटैलिक में नहीं लिख सकता, तो इसलिए इसको अंडरलाइन किया है, ताकि वो रूल के तहत अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो साइंटिफिक नेम गलत तस्वर होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये ब्रेसिलेंसिस में क्या करता है कि ये रबर रिलीज करते हैं। तो वो रबर जो है वो ये वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर करते हैं और उनको अंदर स्टोर करने के बाद फिर वो हम जो है वो उनसे प्लांट से हासिल करते हैं, बाहर ये स्टोर करते हैं। अब ये सिर्फ रबर और हार्मफुल सब्सटेंसेस ही अपने अंदर स्टोर नहीं करते, सोडियम आयंस भी स्टोर करते हैं। अब मैंने सोडियम आयंस का नाम लिया, आप जरूर एक बात सोचेंगे कि सोडियम आयंस की बात कर रहा है, भाई इसका सही तो है, क्या बोल रहा है ये, सोडियम आयंस को स्टोर कर रहा है। तो सोडियम आयंस को जी स्टोर करता है, जिसमें एग्जांपल मैंने दी है, एक एल्गी की दी है, एल्गा की एग्जांपल दी है, नाइटेला जो है वो एक एल्गा है जिसकी एग्जांपल दी है, जिसमें वैक्यूल्स जो हैं, जो वैक्यूल इस नाइटेला के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टोर कर रहे हैं सोडियम आयंस को। और सोडियम आयंस की जो स्टोरेज है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उसमें इनकी कंसंट्रेशन 2 to 3 या कुछ बुक्स में 5 टाइम्स ग्रेटर है उस साइटोप्लाज्म के जिस साइटोप्लाज्म में ये वैक्यूल मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं
नाइट्रेला अल्गा की बात कर रहा हूं। नाइट्रेला में इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले वैक्यूल में, इसके साइटोप्लाज्म के पाए जाने वाले वैक्यूल की बात कर रहा हूं, उसके अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन अपने ही सेल के साइटोप्लाज्म से 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है। 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है। ये मैंने एग्जांपल दी है नाइट्रेला की। अब इसकी बात करें होम्योस्टैटिक फंक्शन इन साइटोप्लाज्म। अभी अपना मैंने पहले भी बोला है कि ये वैक्यूल जो है इसके अंदर जो मौजूद मटेरियल है उसको होम्योस्टाइज करता है। इसके अंदर जो मटेरियल है उसे अपने साइटोप्लाज्म से होम्योस्टाइज करता है। अब कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि कैसे होम्योस्टाइज करता है भाई, उसकी पीएच को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। H पॉजिटिव आयन जो है उनकी ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म में भी और वैक्यूल के अंदर भी। मतलब जो टोनोप्लास्ट है उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस H पॉजिटिव आयन की जो मूवमेंट होती है और जहां पे पीएच बढ़ने लगती है, अगर वो लगे कि भाई पीएच जो है वो बढ़ रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसको मूव किया जाता है और ये बफर के तौर पे एक्ट करवाता है। तो ताकि कोशिश की जाए कि जो है वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाए साइटोप्लाज्म में और वैक्यूल के अंदर जो है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल है उसे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, किसमें साइटोप्लाज्म में भी और वैक्यूल के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी। उसके बाद क्या है कि ये इसके जो टोनोप्लास्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि टोनोप्लास्ट लिटिल बिट जो है स्ट्रेंथ फ्राहम करती है। किस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि सेल को वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ फ्राहम करने में मदद देती है, क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, और अगर वो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक्सर्ट जो किया जाता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, अगर वो मेम्ब्रेन फट जाती है, देन वो सेल जो है वो एबल नहीं होगा कि वो सर्वाइव कर सके। तो वो उसकी जो सेल की जो शेप है वो मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें ये जो वैक्यूल है कुछ मटेरियल ऐसा स्टोर करता है कि जो बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प आउट करता है। अब मैंने कहा वैक्यूल में कुछ मटेरियल ऐसा स्टोर होता है जो बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प आउट करता है। अब कुछ मटेरियल जो स्टोर होता है, अब क्या बात है भाई, कमाल है, जो बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करेगा, मुझे एग्जांपल तो देनी चाहिए। हाँ जी, एग्जांपल देने जा रहा हूं सकुलेंट प्लांट्स। आपको पता है सकुलेंट प्लांट जो है वो एक ड्राई एरिया में रहने वाले हैं, डेजर्टिक एरिया में पैदा होने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके जो स्टेम मोटे किस्म के होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होने के बाद आपको पता है कि प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस की, ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। अब ये क्या करते हैं सकुलेंट प्लांट जो है नाइट टाइम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को लेके अपने जिस्म के अंदर स्टोर कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म के अंदर लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब स्टोर करने का मकसद क्या है भाई, मैंने पहले बोला कि बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व। अब किस तरह ये उसको स्टोर तो कर लेते हैं, मगर क्या करेंगे, उसको स्टोर करने के बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने स्टोर की उसको बाद में रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवा के कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैलिक एसिड में। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया सकुलेंट प्लांट में, स्टोर करने के बाद इन्होंने उसको कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, इन्होंने मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया जी, मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया। अब मैलिक एसिड का काम क्या है, मैलिक एसिड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि बाद में जब कभी या गर्मी की शिद्दत में या भी किसी भी वजह, अब दिन के टाइम जब शिद्दत गर्मी की बढ़ जाती है और गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से आपको पता है कि प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है वहां वाटर की जो है वो ट्रांसपायरेशन भी हो रही होती है, और उनका मकसद क्या होता है, ताकि वाटर को रिलीज होने से बचाया जाए और जिस्म के अंदर वाटर को स्टोर किया जाए। अब जब स्टोमेटा बंद हो गए, वाटर को तो वो स्टोर कर ही रहे हैं। मैंने पहले बोला है सकुलेंट प्लांट्स की बात की और डेजर्टिक कंडीशंस की भी मैंने इसलिए बात की है। जब वो स्टोमेटा बंद हो गए और स्टोमेटा बंद होने की वजह से जहां पे उन्होंने पानी की ट्रांसपायरेशन को तो रोका,
पानी का जो है वो बुखारात मान के जो स्टोमेटा के जरिए बाहर उड़ना है, पौधे के सरफेस से बाहर निकलना है, ट्रांसपायरेशन, उसको तो रोका, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या काम किया कि उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक गई। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक गई, लाइट तो है, डे लाइट तो मौजूदगी है, लाइट मौजूद है, लेकिन गैस नहीं मिल रही। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो जरूरत होती है। अब जब स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा, वो शट रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? उस वक्त ये क्या करते हैं, प्लांट इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं, इस मैलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं लाइट की मौजूदगी में। लाइट की मौजूदगी में, क्योंकि स्टोमेटा तो शट हो चुके हैं, तो लाइट की मौजूदगी में इस मैलिक एसिड को इस्तेमाल करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं और अपनी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ताकि उनसे एनर्जी ली जा सके। क्या ली जा सके? एनर्जी ली जा सके। ये उस वक्त की कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जब डे लाइट भी है, स्टोमेटा भी बंद हो चुका है, तो ऑक्सीजन और को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी तो उस वक्त इस मैलिक एसिड को जिन्होंने पहले बनाया होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके उसका जो है वो हेल्प करते हैं रोशनी की मदद से, लाइट की मदद से, किस में? वो शुगर बनाने में हेल्प आउट करते हैं। अब उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल क्या है कि ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। मैंने आपको पहले बोला है, जब शुरू में बात कर रहा था कि वैक्यूम स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा कि शॉर्ट टाइम के लिए भी, क्योंकि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया, जैसे वेस्ट मटेरियल वो फुलफिल हो गया वैक्यूल, उसको एक्सक्रीट करना चाहते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, वो सेल से एक्सक्रीट कर दिया। लेकिन ये तो वो शॉर्ट टाइम की कंडीशन थी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा कि दिनों में, महीनों में, सालों तक भी स्टोर किया जाता है। अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो प्लांट्स के सीड्स हैं उनके अंदर इन वैक्यूल्स के जरिए प्रोटीन को स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो बीज पड़े रहते हैं और जब वो ग्रो, अब देखो एक लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं, तो लंबे अरसे तक जो पड़े रहते हैं तो वो जो प्रोटीन स्टोर की जाती है वो कहां की जाती है भाई? वो किस, देखो अब बीज पड़ा है, बीज को हमने बाद में कास्ट करना है, कास्ट करने के बाद उसमें से एम्ब्रियो ग्रो करेगा, उसमें से एम्ब्रियो निकलेगा, तो उस एम्ब्रियो को जो खुराक चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो जो उसको एनर्जी चाहिए, वो प्रोटीन से मिलेगी। प्रोटीन कहां से मिलेगी? वो प्रोटीन वैक्यूल के अंदर स्टोर पड़े हुए हैं, और उन स्टोर वैक्यूल्स जो है वो उस प्रोटीन को एक लंबे अरसे तक, लंबी ड्यूरेशन तक स्टोर रखते हैं, जाके जैसे उसको बोया जाए और बोने के बाद उसमें से एम्ब्रियो निकले, तो उस एम्ब्रियो को ये प्रोटीन फराहम करके उसको एटीपी मुहैया की जा सके, जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो। अब उसके बाद लास्ट वन क्या है कि ये इसके अंदर कुछ ऐसे स्टोरेज, इसकी एबिलिटी है कि ये कुछ ऐसी चीजें स्टोर करता है जिनकी वजह से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन रखता है। जैसे कि प्लांट के अंदर ये एक प्लांट के जो सेल्स के वैक्यूल्स हैं वो अपने अंदर पिगमेंट स्टोर करता है, जिसे एंथोसायनिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एंथोसायनिन कहते हैं। अभी एंथोसायनिन पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट है। अब इस एंथोसायनिन के पिगमेंट की वजह से क्या होता है कि प्लांट के जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं, जो रंग बिरंगी उसकी पत्तियां हैं, वो जो रंग आते हैं, वो जो कलरेशन आती है, वो इस एंथोसायनिन की वजह से आती है। अब जब प्लांट्स के फ्लावर्स में एंथोसायनिन की वजह से कलरेशन आएगी, तो उस कलरेशन की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उनकी वजह से इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से प्लांट्स पोलिनेशन जो है वो होगी, और वो इंसेक्ट जो है पोलिनेशन का सबब बनेंगे। तो मैंने यही कहा है कि ये वैक्यूल जो हैं वो प्लांट का इंटरेक्शन कायम करवाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और उनकी वजह से ये इनको फायदा भी मिलता है। जैसे मैंने बोला है कि एंथोसायनिन मौजूद है वैक्यूल के अंदर, और जो प्लांट्स के फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनको कलर देने में, और उन कलरेशन की वजह से जो इंसेक्ट्स है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि वो जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो पोलिनेशन का सबब बनते हैं, और प्लांट्स की जो है वो आगे रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ये जनाब थे फंक्शंस जो हैं वो मैंने बोले हैं, वैक्यूल के रिलेटेड फंक्शंस वैक्यूल्स के बोले हैं। उम्मीद है अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, और अगर ये आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।